ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो विपरीत होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग बहुत और ग्रहों के गोचर से, और इसी पहले भाग में से इस प्रस्तुति का पंचांग मूल को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए हम नित्य अलग से आपके सुझाव के अनुरूप हम प्रस्तुत किया करते हैं लघु पंचांग के रूप। जी हाँ। दूसरा भाग तारा बलम, इसका नाम है। सितारे इसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। साथ ही साथ यह तारामंडल मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर सिद्धांत पर आधारित है और वह यह बताता है पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह अशुभ होंगे। जन्म उससे दशा महादशा का फल जान सकते हैं। प्रेम रूप से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में जान सकते हैं और फिर उनके नक्षत्रों में, ग्रहों के नक्षत्रों में जन्मे जातकों के बारे में जान सकते हैं, उनसे संबंध कैसे होंगे। इस तरह सभी अग्रिम जानकारियां हमारे लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में, सावधानियां बरतने में, चुनौतियों को सामना करने में सहायक। इसकी चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग चंद्रबलम, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की। जी हाँ। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं वही हमारी राशि। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। चौथा भाग चौघरिया। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं। चौघरिया एक प्रकार का मूल ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ का कोई भी कार्य करने का यदि वो दर्शाता है। काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा भाग हम जन्म लेते हैं अंकों के अंक में। अंकों के अंक में हम खेलते बढ़ते हैं। अंक हमारे लिए प्रतिस्पर्धा का सूचक होता है। अंक हमारी उपलब्धियों का भी सूचक होता है। जी हाँ। अंक हमारे लिए सकारात्मक और नकारात्मक रूप से भी काम करते हैं। इसलिए अंकों को पहचानना, अंकों को समझना, अंकों को जानना और उन्हें सही ढंग से समझकर उन्हें सही रंग रूप से उसका उपयोग करके हम अपने जीवन में सुखता ला सकते। साथ ही साथ जो हमारे शत्रु हैं उनसे हम दूरी बना सककर सुखता सुनिश्चित हो सकते। तो आइए, यह प्रस्तुति की का विशेष जो उद्देश्य है, अंकों को जाने, अंकों को पहचाने, उन्हें याद करें तथा उन्हें समझकर सही ढंग से परख कर उसका उपयोग करें ताकि हमारे जीवन में सुखता बने। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। इस प्रकार पांचों भाग हम आपके लिए जो ला रहे हैं वह संजो कर लाए हैं आपके ज्ञान चक्षु को खोलने, ज्ञानवर्धक का बनाने और तथा उपयोगी और महत्वपूर्ण। इसके कहीं भी अब जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक बने रहिए। और यदि आप प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो। ये हम चलते हैं पंचांग की ओर और पंचांग की तरफ चलकर पंचांग की थोड़ी चर्चा करते हैं। पंचांग पुराणों में लिखा है कि पंचांग के सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। जी हाँ। गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से भी है और जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा सूक्ष्म। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठी जलीय राशियों में बैठे ग्रह और उन जलीय राशियों के स्वभाव के स्वामी भी सूत्र है। इसलिए पंचांग को सुनने मात्र से यही लाभ होता है। साथ ही साथ पंचांग के जो 5 अंग होते हैं हमारे लिए काफी सुखदायी है।
तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता देता है। इसलिए पंचांग के 5 अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि पंचांग को प्रातः स्मरण करने की सलाह दी जाती है और वह श्लोक होता है, उठते ही यदि श्लोक को कुछ बार जितने सामर्थ्य है उतना बार स्मरण करके और फिर लघु पंचांग को सुनकर जीवन का को आगे बढ़ाएं। पंचांग को अनुसरण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारा जो जीवन है वो अधिक सफल और समृद्धशाली बन सकता है। तो ये श्लोक है, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। इसकी जितनी बार स्मरण करें और उसके बाद पंचांग को सुनकर लघु पंचांग को सुनकर आगे बढ़े। जी हाँ, पंचांग हमारे जीवन में हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग जो जो शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है, इससे अधिक भी पंचांग की भूमिका हमारे जीवन में। इसका स्मरण करने, इसे सुनने और इसका अनुसरण करने से हमारा जीवन एक सफल और समृद्ध बन सकता है। तो चलिए आइए पंचांग को हम स्मरण करें, सुने और अनुसरण करें, अपने जीवन को अधिक सफल समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा कर अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं को साझा करके उन्हें प्रेरित करें पंचांग को सुनने, पंचांग को स्मरण करने और अनुसरण करने के लिए, ताकि उनका भी जीवन अधिक सफल और समृद्ध बन सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम मिलकर बने। तो चलिए चलते हैं पंचांग के भाग में। आज श्री राम का नाम लेते चलते हैं और जहाँ श्री राम होते हैं वहाँ हनुमान भी होते हैं, इसलिए जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है प्रस्तुति के पहला भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 6 मार्च 2026, चैत माह, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग के अवतार 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 6:08 पर, सूर्यास्त 5:54, सनराइज एट 6:08 PM, सनसेट एट 5:54 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सोता। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। तिथि वार शुक्रवार, तिथि संध्या 5:53 तक सर जया तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद नक्षत्र प्रात जय, तो उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:29 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा। योग प्रातः 7:06 तक गंड, उसके बाद धृति। और करण संध्या 5:53 तक वृश्चिक, तत्पश्चात प्रातः कल प्रातः 6:31 तक गौ और फिर फल। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। हाँ, आज का जो नक्षत्र का पद है वह आपके लिए इस प्रकार। आज हस्ता का चौथा पद से दिन आरंभ होता है, क्योंकि प्रातः 9:29 तक है। चित्रा का पहला पद अपराह 3:53 तक, दूसरा पद रात्रि के 10:18 तक, तीसरा पद देर रात्रि 4:46 पर और चौथा पद कल दिन के 11:15। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी सूक्ता कैसी है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जब तक तृतीया तिथि है तब तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है, क्योंकि सुखप्रद नहीं है। उसके बाद चतुर्थी तिथि जो आता है, यानी संध्या 5:53 के बाद, तब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, तो सुख और सुख। जय भोलेनाथ, ओम नमः।
ओम नमः महत्वपूर्ण मुहूर्त के शिवाय। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:24 तक, अमृत काल कल भोर में 4:23 से प्रातः 6:06 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक, गोधूली बेला संध्या 5:51 से 6:16 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 16:25 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्रादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। शुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी दिन की 10:35 से 12:01 दिन तक, बुरी काल प्रातः 7:36 से 9:04 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 2:57 से 4:25 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त संध्या 6:05 से रात्रि के 7:48 भद्रा प्रातः 6:08 से संध्या के 5:53 आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें। अंश के अनुसार कोई भी ग्रह आज कमजोर अवस्था में नहीं, कोई भी ग्रह आज कमजोर अवस्था में नहीं है। राशियों के अनुसार वित्त राशि और मंगल देव चल रहे हैं, बुध देव और अगर बकरी और अस्त हैं, बृहस्पति देव बकरी है, और राहु और केतु तो बकरी है। शुक्र देव मीन राशि में जाकर उच्च राशि। इस प्रकार यदि देखा जाए तो चंद्र मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4। सबसे ज्यादा ग्रह शनि की राशियों में 4 ग्रह हैं। बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, चंद्र शुक्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशि नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4, और वे हैं चंद्रमा खुद, बृहस्पति, शनि देव और राहु। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र 2 ग्रह, केतु सूर्य मंगल और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वे राशि परिवर्तन करके 10:18 रात्रि में ये राशि परिवर्तन करेंगे, और ये राशि परिवर्तन करके तुला राशि में जाएंगे, कन्या से। जी हाँ, कन्या से तुला राशि। तो तब ले चलते हैं आपको दूसरे भाग में, जो कि तारा बलन के अनुसार सितारे कार्य करते हैं। यहाँ तारा बलन का नाम है, सितारे करके काम है, और सितारे कब तारा बलन के सारे दिन आपके प्रस्तुत। तारा बलन के समक्ष नक्षत्रों के नाम है, वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करता है वह है, और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह है। दोनों का मिलान जहाँ होता है इतिहास का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम मिल सकते हैं। सितारे 9 ग्रह हैं, सितारे 9 तरह के परिणाम देते हैं, और वे होते हैं जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, मैथुन, मित्र या तिमिर। और इस प्रकार 9 तरह के परिणाम होते हैं। यदि संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र या तिमिर हो तो शुभ और की तरफ इशारा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं जन्म में विपद, प्रत्यय और मैथुनी में हो तो दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य को करने से रोका जाता है, कहा जाता है नए कार्य करना चाहिए, अशुभता की संभावना अधिक। तारा बल मुख्यतः नौतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नौतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मूल नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, या कौन से ग्रह किन नक्षत्रों से फल पाए। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है, 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर उन्हें 3 श्रेणियों में रखते हैं, और वे इस प्रकार
इन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन्हें हर प्रत्येक ग्रह को 3 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला ग्रह को हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी केतु देव पहला ग्रह, इन्हें पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। दूसरा ग्रह शुक्र बनते हैं, इन्हें दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। तीसरा ग्रह सूर्यदेव, इन्हें तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार हरि की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध को 9वां ग्रह 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सारणी इस प्रकार। अब प्रश्न उठता है फलित कैसे होता है। तो जो हमारा जन्म नक्षत्र है उसे इसमें चिन्हित करते हैं और संबंधित ग्रह को पहचान जो इनके स्वामी उन्हें चिन्हित करते हैं। यह हमारा पहला ग्रह बनता है। हमारी जीवन यात्रा यहीं से शुरू होती है, इसी दशा महादशा से आरंभ। जी हाँ, इसी दशा महादशा से आरंभ होती है और यही ग्रह से हमारी गणना है। हरि की सुई की दिशा में वहां से आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं और फिर केतु देव से यात्रा आरंभ करके फिर जो ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके पहले वाले ग्रह तक जो जन्म ग्रह हमारा बनता है वह हमारा जन्म ग्रह, उसी की दशा महादशा में हमारे ग्रह में जन्म होती है और पिछले जन्म में भी उसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी, उसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई। और इसे हम जन्म कुंडली से समझते हैं। जन्म कुंडली में अपना जन्म कुंडली जब देखेंगे तो बिंबसोत्री दशा जब देखेंगे तो उससे स्पष्ट होता है। जैसे इस जन्म कुंडली को देखें, इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि, यहाँ वृश्चिक राशि में हुआ, अनुराधा नक्षत्र जिसके स्वामी शनि देव बनते हैं। शनि देव की दशा और महादशा का जो की अवधि है वह 19 वर्ष, और 19 वर्ष में से जातक 14 साल 11 महीना 24 दिन तीसरे जन्म में भोग चुका है और इस जन्म में 4 साल 6 दिन होगा पाता। यह इस दशा का इस प्रकार पिछले जन्म से रिश्ता बनता है। जी हाँ, हम और चूंकि जन्म ग्रह को पिछले जन्म से ही रिश्ता बन रहा है और उसमें मृत्यु से संबंधित है, जन्म से संबंधित है जन्म में, इसलिए इसे पीड़ा की स्थिति है। तो पहला ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होते हैं, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवा ग्रह ये शुभ फलदायी होते हैं और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। और इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में अग्रिम रूप से जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभ। और इस प्रकार हम दशा महादशा का फल भी जान गए कि कौन से दशा महादशा का फल शुभकारी होगा, कौन सा अशुभकारी। और इस तरह से हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा महादशा में, अंतरदशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से करके शुभ का सुनिश्चित कर सकते। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार, अचानक नहीं होता, पीड़ा कम होती। वहीं जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, उनके अनुरूप कार्य करें, एक मार्गदर्शन मिलता है और वैसा काम करके सुखता सुनिश्चित कर सकते। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह जो संपत्ति ग्रह बनता है, जहां जन्म कुंडली में बैठे होते हैं, उस ग्रह से भाव से जहां बैठे हैं और उस राशि से संबंधित कार्य किए जाए तो हमें संपत्ति प्राप्ति हो सकती है। ठीक इसकी इसी तरह से शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं। संपत्ति ग्रह में जन्म जातक हमारे लिए अगर बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो इस संपत्ति के हमारे धन अर्जन करने में मदद हो। इस प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे शुभकारी हो सकते हैं। अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे पीड़ादायक हो सकते हैं, बाधक हो सकते हैं, हमारे लिए परेशानी के सबब बन सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का।
ये हम अग्रिम रूप से जानकर हम अपने आप को बेहतर रूप से संतुलित करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो काफी उपयोगी है यह नव तारा चक्र पद्धति। इसलिए नव तारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो भी रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली की इमेज है। आप उसे देखें, लाभ। अब वापस चलते हैं आज के तारा बने। जी हाँ, आज का तारा क्या क्या? आज के चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वह हस्ता नक्षत्र में रहेंगे प्रातः 9:29 तक। उसके बाद वे चित्रा नक्षत्र में जाएंगे, और जब तक हस्ता नक्षत्र में है तब तक हम अपने नक्षत्रों के अनुसार फल देख सकते हैं। आज जिन नक्षत्रों के पर परेशानी के सबब बन सकते हैं वे हैं पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में जन्मेना जातक प्रातः 9:29 तत्पश्चात पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जाते, उनके लिए परेशानी के सबब बन सकते हैं। हम अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार फल देख सकते हैं और शुभता अशुभता सुनिश्चित कर सकते हैं, उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। आपको सावधान भी किया जाता है कि शुभ नक्षत्रों के शुभ शुभता के संकेत जब सितारे दे रहे हो उस समय हम दैनिक कार्य करें तथा नए कार्य कर सकते। वही अशुभ तारे जब संकेत दे रहे हैं तो वैसी स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य को आरंभ नहीं करें। इसके अतिरिक्त कोई भी जोखिम नहीं लें हम अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करने का, क्योंकि यह क्षणिक है। कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटे के बाद यह बदलने वाला, शुभ फल आने वाले हैं। वहीं अशुभ जब आने वाले हैं तो भी सावधान रहें, क्योंकि यह आपको संकेत दे रहा है। किताबों में जो लिखा है वो आपके समक्ष है, फिर भी हम अभी तक इसे अपुष्ट मानते हैं, क्योंकि इसका हम खुद उपयोग नहीं किए। आपको सलाह कैसे दे, और ये प्रतिदिन का मामला है, इसका उपाय कितनी बार। तो अब ले चलते हैं तीसरे। जी हाँ, चंद्रबल राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तो आज चंद्रमा का गोचर है, जब वो कन्या से तुला राशि में जाएंगे आज 10:18 रात। तो 10:18 रात्रि के बाद तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। तब तक के लिए वृषभ, सॉरी, मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत है। तत्पश्चात मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर के लिए शुभता के संकेत है। शेष ग्रहों के लिए शुभता के संकेत, शेष राशियों के लिए शुभता के संकेत। जी हाँ, चंद्र वंश का नाम है पद्धति, और ये राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार देखा जाता है। चौथे भाग में आपका स्वागत। चौकड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। ये और इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौकड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौकड़िया अंग्रेजी। और इस प्रकार जो हमने रखा है वीडियो पोस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौकड़िया दिन के होते हैं, 8 चौकड़िया रात के होते हैं। कुल 8 चौकड़िया दिन के होते हैं, 8 चौकड़िया रात के होते हैं। और इसलिए 8 चौकड़िया में उस 8 चौकड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबद्ध रखने के लिए कुल 7 ही चौकड़िया का नामकरण हुआ, चूंकि साप्ताहिक 7। और इस प्रकार आदि का चौकड़िया जो होता है वही अंत का चौकड़िया होता है, क्योंकि 8वां चौकड़िया होता है। इस प्रकार चौकड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और अलग अलग ग्रहों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग रूप से ये उपयुक्त होते हैं, फलदायी होते हैं, उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसलिए सभी चौकड़िया का संबंध ग्रहों से और उनके द्वारा निमित्त अधिकृत कार्यों से, और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ता है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करें, चौघड़िया का उपयोग जरूर करना चाहिए
चाहे वो कोई भी कार्य करने जा रहे हो, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो शुद्धता चाहते हैं, इसलिए चौघड़िया हर तरह से उपयोग। चौघड़िया का जब भी उपयोग करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुद्धता से अभिव्याप्त तो नहीं है, क्योंकि दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन सूर्य देव का होता है और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया, वह प्रतिदिन काल विला से ग्रसित होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शनि के चौघड़िया प्रतिदिन में कोई भी कार्य न करे। जी हाँ, शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन शनि कर्म के कारक है, धनोपार्जन हेतु की तरह गतिविधियों के लिए ये काफी लाभदायक। उसी तरह रात्रि का चौघड़िया, प्रभुत्व चंद्रमा का, बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार हम हर चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं। मंगल का चौघड़िया क्रूर और निष्कारी जरूर है, लेकिन शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी है, और ज्योतिष देश काल परिस्थिति और समय पर होता है। इसलिए आज के संदर्भ में शत्रुहंता का तात्पर्य कोई युद्ध क्षेत्र का मैदान नहीं है, वरन कंपटीशन का एग्जाम हुआ। हम कार्यालय में जहाँ काम कर रहे हैं वहां भी शत्रुता हो सकती है, हम दैनिक कार्य में भी शत्रुता हो सकती है, साथ ही साथ हम रोग से भी शत्रुता हो सकती है। इन सभी के लिए यह उपयोगी। तो मंगल के चौघड़िया में कहा गया है दवा आरंभ करने से सुखता है। तो इस प्रकार आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या। आज दिन शुक्र से है, चर चौघड़िया से आरंभ है, चर चौघड़िया से समाप्त है, और अमृत चौघड़िया जो कि प्रातः 9:04 से 10:33 दिन तक है, वह वार वेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया जो दिन के 10:33 से 12:01 तक है, वह राहु काल और काल वेला दोनों से ग्रसित। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया, जो प्रातः 8:57 से रात्रि के 8:57 से 10:29 रात्रि तक है, वह काल रात्रि से। इस प्रकार चौघड़िया को उपयोग कर सकते। अब हम आपको चलते हैं अंतिम भाग में, अंकों की दुनिया। अंकों के अंक में हम आपको लेकर आए यहाँ। अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, और वो अंक होते हैं 1 से 9। 10वां अंक कोई नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं ली जाती, और एकल अंक 1 से 9 तक के प्रयोग में होते हैं। जब भी दो या दो अंकों का समूह आता है तो उन्हें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में प्रयोग किया जाता है। यह इसका मूल सत्य। जी हाँ, 1 से 9 तक अंकों के इनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं, और 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के, और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व, गुण और ऊर्जा होती है, जो कि इन अंकों में भी समाहित है। इस प्रकार हम इन अंकों को उनके गुणों, उनके उनके गुणों, तत्वों और ऊर्जा के आधार पर विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वाले के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले से, फरेब से या कल झांसा देने वाले व्यक्तियों से, 5 राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 समाज के नीचे के तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग और न्यायाधीश, और 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर। ये अंक जिनके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जा होती है, जो अंक हमारे जन्म तिथि में बेसिक नहीं है, उनसे अगर नहीं है तो वह उस अंक से संबंधित ऊर्जा, तत्व और गुण की कमी पाई जाए। साथ ही साथ कुछ अंक 3 बार से ज्यादा भी प्रयोग हो सकते हैं, 3 या 3 बार से ज्यादा। वैसी स्थिति में इन अंकों के जो ऊर्जा है, तत्व है या गुण है, वह उसकी अधिकता हमें पाई जाए। दोनों हमारे लिए शुभकारी नहीं, इसलिए अंकों को पहचानना
कौन कौन से अंक हमारे लिए स्वीकार्य? ये अंक हम जब जन्म लेते हैं तो कुछ अंक ईश्वर उपहार दे देते हैं, वो जन्म तिथि के रूप में। और ये जन्म तिथि में तीन कंपोनेंट होते हैं: तिथि, माह और वर्ष। तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह एक या दो अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और ज्योतिष का मूल सिद्धांत सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करता है। तिथि, माह और वर्ष या गणना में जब भी 11, 22, 33 होता है, उसको पिछले जन्म की आत्मा से में पिछले जन्म से संबंधित है। और जो आत्मा के अनुसार उनकी आत्मा से संबंधित है, अधूरे कार्य को इस जन्म में कर रहे हैं। वहीं 13, 14, 16, 18, 19 जब होते हैं गणना या तिथि, तो वैसी स्थिति में अब वह बताता है पिछले जन्म के हमारे कर्मों द्वारा उत्पन्न ऋण तो इस जन्म में तिथि हमारा हम होते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। और माह, तिथि, माह और वर्ष, यह तीनों जुड़कर हमारा भाग्यांक बनता है, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। और ये ड्राइवर और कंडक्टर का अंक जो होता है, ये पूरे अंक जो इसका पूरी होती है, इसी के इर्द गिर्द पूरा जीवन होता है। पहला, ड्राइवर और कंडक्टर का अंक जो है आपस में शत्रुवत यदि होता है तो फिर मित्रवत अंक जो होते हैं दोनों के, उनको लाया जाता है, दोनों को सामंजस्य करना चाहिए। साथ ही साथ सावधान किया जाता है कि पूरे जीवन काल में इनके शत्रु अंक किसी भी रूप में हम नहीं, इसलिए शत्रुओं को पहचानना नितांत आवश्यक। और इसके लिए सबसे पहले अगर हमें साम ड्राइवर और कंडक्टर को संतुलित, आपको बता दें, ड्राइवर और कंडक्टर को संतुलित करना नितांत आवश्यक। और ड्राइवर और कंडक्टर को संतुलित करने के लिए दो चीजों को पहचानना जरूरी है: कौन कौन से अंक उपलब्ध हैं और कौन कौन से अंक ज्यादा है। यहाँ आपको बता दें कि ड्राइवर जो मूलांक होता है वह हम खुद होते हैं, आप देख सकते हैं, तो हमारा दर्शाता है तिथि होता है। और तिथि और माह जब जुड़ते हैं तो वह हम अचीवमेंट नंबर होता है, एटीट्यूड नंबर होता है, जो हमारा बाहरी तत्व दर्शाता है। और वर्ष को जब हम उसके एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, तो बनता है एंजल नंबर, हुआ नंबर। यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक विशेष है। इन सभी अंकों को हम लेते हैं गणना में और लेकर हम निकालते हैं कि कौन कौन से अंक हमारे लिए। इस जातक हमने एक जन्म तिथि लिया है या गूगल से लिया है, जिसकी जन्म तिथि आज है। जी हाँ, आज है, उनके जन्मदिन की अगली बधाई। अब इसमें हम आकलन करके देखेंगे कि इनका कौन कौन से अंक अनुपलब्ध हैं और कौन कौन से अंक ज्यादा है। तो आपके समक्ष 200 ग्रिड का 2 बॉक्स है। पहला बॉक्स में सभी अंक भरे हुए हैं, एक एक बार। जी हाँ, और वह क्या दर्शाता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है, वह अंक समूह। वह जब भी वह अंक समूह 2 अंक आता है तो उसको 66% परिणाम होते हैं, तीनों अंक आते हैं तो 60%, यदि एक ही बार आते हैं तो 35%, और यदि कोई बार नहीं आते हैं। इसलिए इस जातक का जो भी अंक है, यदि हम देखें तो जन्म 3 का मूलांक 6 भाग्यांक 8, एंजल नंबर 3, और अनुपलब्ध अंक जो है वो 4, 2, 5 है। 2 बार जो 2 अंक आए हुए वो 9 है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से इनके हम स्रोत कहाँ से लाएंगे। यदि पैर तो हम जान गए कि कौन कौन से अंक का हम उपयोग कर सकते हैं, यानी ये 4 तक 4, 2, 5, 8, 1, 7, 6 इसका प्रयोग कर सकते हैं। 4, 2, 5 2 बार प्रयोग कर सकते हैं और 8, 1, 6, 7 एक बार प्रयोग कर सकते हैं पूरे जीवन का। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि हम कहाँ से कौन अंक लाएं और कौन से अंक सत्य हो सकते हैं, कौन से अंक मिथ हो सकते हैं। सबसे पहले देखें कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, इन्हें संतुलित करने के लिए कौन सा अंक लाएं, और
तो स्रोत कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो स्रोत को देखते हैं। यहाँ स्रोत ऐसा होना चाहिए जो कि स्थायी होना चाहिए। नामांक होता है वह, नाम का अंक जो होता है वह सबसे ज्यादा आयु होती है। जिस प्रकार इस जन्म तिथि की आयु होती है, नामांक की भी आयु होती है। बाकी सभी जितने भी हम लाते हैं उसकी आयु, इसलिए नामांक ही महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको बता दें कि ये अक्षरों के अंक के मूल्य, इसलिए जो भी नाम में अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उनका अंक जोड़कर हम नामांक निकालते हैं। और नाम का पहला जो अक्षर होता है, पहला शब्द होता है, वो काफी ऊर्जा देता है। और उस पहला शब्द का अक्षर काफी ऊर्जा देता है। इसके अतिरिक्त नाम का जो वॉवेल होता है वो ज्यादा ऊर्जा देता है। इसलिए वॉवेल अधिक हो, कॉन्सोनेंट कम अंक, भारतीय शब्द अच्छे संकेत होते हैं। तो नाम का, इनका नामांक हम देखें कि नामांक कितना है। इनका जो जन्म तिथि, इस जातक का नाम जाह्नवी कपूर, जातिका, और जातिका का जाह्नवी कपूर नाम है। इनका मूलांक 1 पर है। नाम का पहला अक्षर 1 पर जा रहा है, इसे नोट करेंगे। मूलांक 6, भाग्यांक 8, एंजल नंबर इनका 8, एंजल नंबर भी इनका 8 है। 4, 2, 5 इनके मिसिंग अंक। और अब हम देखते हैं सत्व, इनका वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो कि अति उत्तम। एक बार पुनः बता दें, इनका नाम का पहला अक्षर 1 दे रहा है और नामांक 1। अब देखते हैं सत्व, 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। पहला यह देखते हैं कि इनका जो मूलांक और भाग्यांक है वह सत्वक है या नहीं। तो मूलांक इनका बनता है 6, भाग्यांक बनता है इनका 8। 6 और 8 आपस में सत्वक नहीं। चैन के साथ यदि रहता फिर हम उपाय करते। अब देखते हैं इनका जो मूलांक और भाग्यांक है इस यह नामांक से मेल खाता है या नहीं। तो नाम का पहला अक्षर भी 8 का शत्रु और नामांक भी 8 का शत्रु, जो कि स्ट्रगल देता है, भाग्य, यह संकेत देता है। साथ ही साथ हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम शैक्षणिक रूप से इसका उपयोग कर रहे। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही दुश्मन होते हैं। ये अंक होते हैं 4, 7, 8 और 9। जी हाँ, ऐस इस किसी भी व्यक्ति को इसका अधिक उपयोग अंक का नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं मोबाइल आदि में गाढ़ी संख्या में इन अंकों का उपयोग करते हैं, जो कि शुभ नहीं होता, क्योंकि 4, 4 का दुश्मन, 7, 7 का दुश्मन, 8, 8 का दुश्मन, 9, 9 का दुश्मन। इसलिए इन्हें सावधानी पूर्वक अंकों का उपयोग करना। चूंकि इनका और अंक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे सभी अंकों का जो हम प्रयोग करते हैं सभी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन भविष्य में जब भी ये जातक अंक लें या कोई भी हम लोग लें, तो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक कभी नहीं होता है। साथ ही साथ 4, 7, 8, 9 ये एक बार आ जाए वो ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं हो, बशर्ते कि यह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं है। ड्राइवर इनका 8 है, 4 अंक इनके लिए उपयोगी नहीं बनता, 2 अंक इनके लिए उपयोगी नहीं बनता, जो कि अनुपलब्ध है। इसलिए 2 अंक लाना, 4 और 2 को छोड़ना चाहिए। 5 अंक ये ला सकते हैं क्योंकि यह मोस्ट ब्लेसेड अंक है और यह सबसे बेहतरीन अंक भी है। तो नाम इनका यदि 5 पर जाता है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं। आपके समक्ष हमने सूची भी रखी है कि हर अंकों के शत्रु अक्षर कौन कौन है, ताकि कोई भी शहर को चुनने में, जातक को या कोई भी नाम, नवजात शिशु का नाम चुनने में ये सभी आपके लिए
फलदायी हो सके, उपयोगी बन सके। इसी के साथ वर्ष कैसा बीतेगा यह भी देखें। जहाँ तक का आप देखें, क्या इसके लिए वर्ष को कैसे जीने, पर्सनल ईयर निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए जो वर्ष होता है ओरिजिनल बर्थ डेट में, उससे वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं, और वह जो अंक बनता है वह साथ साथ रनिंग एज और ड्राइवर कंडक्टर संबंध, इस सभी को मिलाकर देखा जाता है। तो यदि देखा जाए तो 6 के शत्रु 3 9 होते हैं, और 8 के शत्रु 1 2 9 4 8। इनका रनिंग एज जो है वह 2 है, जो कि शत्रु। और साथ साथ जो पर्सनल ईयर की है वह भी शत्रुवत है। इन्हें स्वास्थ्य के प्रति, इन्हें अपने एक्टिविटी के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ताकि अशुभता न। यह संकेत देता है कि हाँ, अन्य अंक जो इनके उपयोग कर रहे हैं गाड़ी संख्या में, वाहन में या मोबाइल में, यह भी इनको प्रभावित करता है। इसके साथ ही अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे अंक बोलते हैं। आज का अंक 1 होता है। जी हाँ, आज का अंक 1, और 1 किसी के दुश्मन नहीं, एक सरकार का, एक राजा का। और इसलिए आज के दिन केवल शत्रुता है एक की, तो 8 के साथ, कर्मचारी के साथ, क्योंकि कर्मचारी से काम ले रहा है, न्यायालय से, सरकार के लिए नहीं। इसलिए एक 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, स्ट्रगल से थोड़ा सा दूर रहें। आज का दिन असावधान कहता है कि लेने के लिए यह अंक बोल रहे, और शेष अंक के लिए आज का दिन अति उत्तम, बहुत अच्छा, क्योंकि राजा का अंक है, एक सरकार का अंक है, एक बॉस का अंक, इसलिए ये सभी उत्तम। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध करते हैं इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि पंचांग को स्मरण करके, सुनकर और अनुसरण करके वे लाभान्वित हो सके। मुझे आशा और विश्वास है कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, उपयोगी रही। यदि इस प्रस्तुति को अभी तक आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और अंत में हम शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे, और आपका आज का दिन शुभ। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।